नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी, कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी, हर हिमाकत का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के शख्सगाम घाटी को चीन ने बताया अपना इलाका, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। तो इधर दिल्ली में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने आरएसएस बीजेपी के साथ की बैठक, कांग्रेस ने बोला हमला। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी 5वीं चिट्ठी, एसआईआर प्रक्रिया पर उठाए सवाल। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में अटका आईपैक रेड का मामला। थम गया बीएमसी का चुनाव प्रचार, बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को वोटिंग, 16 जनवरी को आएंगे नतीजे। वियतनाम से लौटे राहुल पहुंचे कर्नाटका। तो वहीं अयोध्या जाने की चर्चा तेज, 23 जनवरी को रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति करेगी रामलला के दर्शन, राहुल गांधी भी है सदस्य। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी की। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर लगातार बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। जनरल द्विवेदी ने साफ किया कि भारतीय सेना किसी भी आतंकवादी गतिविधि या उकसावे का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, खासकर सीमा पार पनप रहे आतंकवाद के संदर्भ में। उन्होंने चेतावनी देते हुए साफ कहा कि अगर भविष्य में कोई भी दुस्साहस किया गया तो उसका जवाब बेहद सख्ती से दिया जाएगा। उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। साथ ही आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा राज खोला और कहा कि भारतीय सेना जमीनी आक्रमण करने के लिए पाकिस्तान के अंदर घुसने को तैयार थी। उन्होंने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की कार्रवाई में 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और सीजफायर के लिए पाकिस्तान ने घुटने टेके थे। सर, बड़ी बात ये रही आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पहली बार उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान को कितना बड़ा संदेश गया होगा, क्योंकि चेतावनी सख्त की ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी। देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बड़ा टाइमली है, क्योंकि जो दुनिया में वॉर, डिफेंस, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वो पाकिस्तान की हरकतों को देखकर ये साफ साफ कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग होगा। अभी अमेरिका की भी एक रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि 2026 में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच ये 4 दिन वाला टाइप से नहीं, एक फुल फ्लेज्ड वॉर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक और रिपोर्ट आई कि जिसमें यह बताया गया कि वापस लश्कर तैयबा और तमाम जो जिहादी संगठन हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है। यह भी खबर आई कि 35 से ज्यादा आतंकवादी ऑलरेडी जम्मू के रीजन में मौजूद हैं, जिनको एक एक कर 72 हुरों के पास भेजा जा रहा है। यह भी खबर आई कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ड्रोन के इस्तेमाल से हथियार और अलग अलग चीजें भेजने की कोशिश की, जिसका हमने जवाब दिया। मतलब ये कि खबरों में चीजें भले ही ना हो, लेकिन जमीन पर मामला बड़ा टेंस्ड है। और इसलिए भारत की तरफ से आर्मी चीफ ने जो चेतावनी दी है कि अपनी हरकतों से सुधर जाओ, वरना इस बार ऐसा इलाज होगा कि फिर तुम्हारी 4-5 पुश्तें याद नहीं कर सकेंगी। जी, अब बात भारत चीन विवाद की। चीन ने फिर से लद्दाख की सक्सगाम घाटी पर आधिकारिक दावा किया है। इससे पहले भारत स्पष्ट कर चुका है कि सक्सगाम घाटी इसके क्षेत्र का हिस्सा है और इसी आधार पर इसने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत इस इलाके में किसी भी तरह के निर्माण पर आपत्ति जताई है। लेकिन चीन ने फिर से इस घाटी पर अपना दावा दोहराया और भारत पर पलटवार किया। उधर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं और मोदी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की, जिसकी कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ बताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार और बीजेपी का दोहरा स्टैंड सामने आ गया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जब चीन
शक्सकाम घाटी पर दावा कर रहा है और अरुणाचल में गांव बसा रहा है, तब बीजेपी का सीपीसी से गले मिलना सैनिकों के बलिदान का अपमान है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मजाक बताया और मोदी सरकार पर सरेंडर करने का आरोप लगाया है। सर, एक बार फिर से विवाद तो गहरा गया है, लेकिन क्या तनाव ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है भारत और चीन के बीच में? देखिए, कोई तनाव नहीं है। सीक्वेंस समझना चाहिए। जिस तरह से मीडिया में चीज़ों को बड़ा बन करके दिखाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बेकार की बातें हैं। करीब 5 दिन पहले यह खबर आई कि चाइना फिर से वो रिवाइव कर रहा है। यह खबर हम लोगों ने ऑपरेशन पाकिस्तान के दौरान हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद जब जायसवाल साहब जिस दिन अमेरिका के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो उनसे इस चीन के बारे में, सीपेक के बारे में भी पूछा गया। तो हिंदुस्तान ने साफ साफ करके, आप अगर ये करेंगे, वो खबर भी आई थी कि हिंदुस्तान ने पहले ही ये कह दिया कि वो हम इलीगल मानते हैं। सीपेक के ऊपर हमारा रिजर्वेशन है क्योंकि हम उस इलाके को भारत का हिस्सा मानते हैं और बिना भारत के परमिशन के उस जगह से कोई भी रोड, कोई भी इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाने की जो कोशिश की जा रही है, भारत की नजर में इलीगल है। अब आज चाइना के विदेश मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें यह पूछा गया कि हिंदुस्तान ने ये ऑब्जेक्शन किया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जगह पाकिस्तान से हमने लिया है, वो करार के मुताबिक है, वो इलाका हमारा है। ये तो स्टेटेड पोजीशन पहले से ही है। ये जो बॉर्डर विवाद है, वो बॉर्डर विवाद का वो एक अहम हिस्सा है। ऐसी बात नहीं कि कोई अचानक से कोई घुस गया, जमीन कब्जा कर लिया। चीन कोई पहली बार कह रहा है और हिंदुस्तान पहली बार इसके बारे में कुछ ऑब्जेक्शन कर रहा है। यही तो विवाद का जड़ है, जो 65 की लड़ाई के बाद से अभी तक ये चला आ रहा है। तो खैर, ये कहानी अलग हुई। अब ये मामला दूसरा आ गया कि चाइनीज डेलीगेशन आकर के मिल लिया। भाई, एमओयू हुआ है, और जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन खेड़ा ने किया, वो अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 बार बोल गए, 20 बार बोल गए कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आकर के यहां बीजेपी से मिलती है, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। भाई, क्यों एतराज नहीं है? आपसे भी मुलाकात हुई ना, आपकी भी बातचीत हुई ना। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो 2008 में जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का एक मेमोरेंडम साइन हुआ, वो जिसे सीक्रेट रखा गया, वैसी स्थिति तो अभी है नहीं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी उस एमओयू के ऊपर कांग्रेस पार्टी को घेरते रहती है, इसलिए ये मौका मिला है, हाफ हार्टेड ही सही, लेकिन फिर भी बीजेपी को घेरने की कोशिश में इस तरह के कुतर्क दिए जा रहे हैं। जी, अब बात ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची के एसआईआर अभियान को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 5वां पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री ने 3 पन्नों की इस चिट्ठी में एआई टूल्स के जरिए किए गए डिजिटाइजेशन और आंकड़ों में गड़बड़ी पर गंभीर आरोप और सवाल उठाए। तो दूसरी तरफ यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठा, जहां वकील ने राज्य के कई इलाकों में हिंसा की 6 घटनाओं की पुष्टि करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग कर डाली है। साथ ही आईपैक रेड का मसला सुप्रीम कोर्ट में अटक गया है। ईडी ने याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी, पर अब तक सुनवाई नहीं हो सकी है। सर, ममता बनर्जी ने तो 5वीं चिट्ठी लिख दी है और इस चिट्ठी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आईपैक में जो रेड हुआ उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? देखिए, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को, देश की सरकार को, हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का संविधान जो है वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होता, वो एक अलग मुल्क बन गया है। इसलिए वहां मुख्यमंत्री एविडेंस उठा के ले जा रही है, वो सरकारी अधिकारी को काम नहीं करने देती, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर को घिरवा देती है, इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए अधिकारियों का घेराव हो जाता है, उसके साथ धक्का मुक्की होती है और पूरा का पूरा सिस्टम उसके ऊपर आंखें बंद कर लेता है या दूसरी तरफ झांकने लगता है। तो ये तो होगा ही। अभी चिट्ठियां लिख रही है, अभी ईडी के अधिकारियों को डांटा डपटा गया, उनके हाथ से फाइल छीना गया।
कुछ दिन के बाद पिटाई भी होगी, पहले भी पिटाई हो चुकी है, सीबीआई वाले पिट चुके हैं, वहाँ ईडी वाले भी संदेश खाली में पिट चुके हैं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए और केंद्र की सरकार को सोचना चाहिए कि भाई पश्चिम बंगाल में कोई अलग कानून बन रहा है, उसके लिए अलग कोई संविधान है, वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर हिंदुस्तान का जो है कानून काम नहीं करता है, तब तो कोई और बात है। अदरवाइज वहाँ जिस तरीके से संविधान को तार तार किया जा रहा है, ऐसी घटना इतिहास में पहले नहीं हुई। माफ नहीं करेगा हिंदुस्तान की जनता कि अगर ये वायरस, ये बीमारी, ये रोग दूसरे राज्यों में फैल गई तो फिर आप संविधान करते रह जाओगे। इस देश में अराजकता को जन्म देने वाला काम ये केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर रही है। जी, अब बात बीएमसी चुनाव की। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन रहा। आखिरी दिन तमाम पार्टियों की तरफ से जमकर प्रचार किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में बाइक से रोड शो किया। मुख्यमंत्री फडणवीस बाइक पर हेलमेट पहनकर रोड शो में शामिल हुए। प्रचार के दौरान एक बार फिर सीएम फडणवीस ने दावा किया कि मुंबई में महायुति का मेयर बनेगा। बता दें आपको, महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनाव के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होनी है। अकेले बीएमसी में 227 वार्डों के लिए 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीएमसी में शिवसेना, मनसे और बीजेपी शिंदे सेना का गठबंधन आमने सामने है, जबकि कांग्रेस गठबंधन और एनसीपी गुट अलग अलग लड़ रहा है। राष्ट्र प्रचार थम गया, क्या नजर आ रहा है आपको, कौन बनेगा मुंबई का मेयर? देखिए, जो अभी तक समझ में आ रहा है उससे तो साफ साफ दिख रहा है कि बहुत प्रचंड बहुमत से बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन है वो जीत रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से जो विपक्ष है वो खंड खंड विखंड हो गया। कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है, एनसीपी अलग है, उद्धव ठाकरे अलग हैं, उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे आ गए, उधर एमआईएम ओवैसी की पार्टी अलग लड़ रही है, समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है। तो ये छोटे जो जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरीके से वन साइडेड गेम चला, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के गुट में, राज ठाकरे के गुट में आपस में सामंजस्य नहीं मिल पाया, एक वेल कोऑर्डिनेटेड, जो कह सकते हैं कि मुंबई की जनता को कैसे आप बेहतर एक मैनेजमेंट और शहर का विकास कर पाएंगे, उसका कोई ये लोग ब्लूप्रिंट नहीं दे सके। बदजुबानी करते रहे, गलत भाषा का इस्तेमाल करते रहे। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र के अंदर 280 स्थानीय चुनाव में 220 भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जीती, वैसा ही रिजल्ट बीएमसी में भी और बाकी के अलग अलग स्थानीय चुनाव में जो है वो रिजल्ट आने के आसार दिख रहे हैं। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। लंबे समय से गायब रहे राहुल गांधी को वियतनाम के हनोई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। तो वहीं भारत लौटने के बाद राहुल कर्नाटक दौरे पर आज पहुंचे। दौरा इसलिए अहम है क्योंकि कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच में तनातनी काफी ज्यादा है। पर इस बीच राहुल गांधी के अयोध्या जाने की खबर भी चर्चा में है। दरअसल रक्षा मंत्रालय से जुड़ी 32 सदस्यीय संसदीय समिति 23 जनवरी को अयोध्या का दौरा करने वाली है। इस यात्रा के दौरान समिति के सदस्य रामलला के दर्शन करेंगे और साथ ही अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित कैंट इलाके का निरीक्षण भी करेंगे। इस संसदीय दल की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह कर रहे हैं, जबकि समिति के सदस्यों में राहुल गांधी भी शामिल है। और इसी वजह से ये चर्चा काफी है कि राहुल गांधी रामलला के दर्शन के लिए आने वाली संसदीय समिति के साथ अयोध्या पहुंच सकते हैं। लिस्ट में तो राहुल गांधी का नाम है, लेकिन आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जाएंगे अयोध्या? देखिए, लगने की बात नहीं है। कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ और इम्पॉर्टेंट शख्स से, जो कांग्रेस के बहुत बड़े मैनेजर में से हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे, अयोध्या जाने का सवाल नहीं उठता है। दिस इज हिज वर्ड। तो ये आवाज कहां से आई? तो किसी ने सुगुफा छोड़ दिया कि ये जो डिफेंस कमेटी, पार्लियामेंट कमेटी जो है वो जा रही है, उसमें उनका नाम है, तो वो भी चले जाएंगे। तो वो पीछे पीछे जाएंगे क्या? और जिन लोगों ने ये खबर को चलाया, कम से कम ये भी बता दो कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस, इसकी बैठक होती है तो वो पहुंच जाते भी हैं क्या मीटिंग में, और कितनी बार वो जाते हैं? अब दिन भी आपने चुन लिया है क्या? आपने दिन चुन लिए है बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, वो देश में नहीं होंगे।
ही विल नॉट बी देयर इन इंडिया इटसेल्फ। तो फिर आप वहां जाने का नहीं जाने का। और जब मैंने कुरेदा तो उन्होंने कहा अगर जाने का भी होगा तो यूपी के चुनाव में जाएंगे, अभी केरल का चुनाव है, मुसलमान नाराज हो जाएंगे, अभी असम का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, इन सब जगहों पे बहुत ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है और इसलिए उनके जाने का सवाल उठता नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।